बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये पॉलिटेक्निक में भी आता है, ये आपका बीटेक में भी आता है, एमएससी में भी आता है, बीएससी में भी है। बहुत ही शानदार टॉपिक है और ये आपका 7.5 नंबर से लेकर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। 7.5 से लेकर 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स देखिए, देखते ही आप बता दोगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। दुनिया भर की चीजें आपको पढ़नी पड़ती हैं। देखो मैं आपको नॉर्मली आपको बताऊं, इसकी ये आपकी ए है, इसका मेरे को क्या निकालना है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए निकालना है। तो आप इसमें ये देख लो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है भाई, नॉन जीरो रो। इसमें कितनी रो है, पहले तो ये देखो, ये इसमें एक रो, एक दूसरी रो और ये है आपकी तीसरी रो। 3 रो हैं आपको दिखाई दे रही हैं। अब इसमें ये 3 रो आपको दिखाई दे रही हैं इस मैट्रिक्स में। तो इसमें ये देखो कि जीरो रो कौन सी है। जीरो रो का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट जीरो, सभी एलिमेंट जीरो। ये देखिए इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, इसको छोड़ दो। बाकी इसमें देखिएगा सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये नॉन जीरो रो कहलाएंगी, नॉन जीरो रो। तो इसमें नॉन जीरो रो कितनी है, एक और एक 2 है, तो 2। तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम, जैसे रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालनी है तो इसको ए से प्रदर्शित, रो से प्रदर्शित करते हैं, रो ए। रो ए का मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो ये आपका, इसकी जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है इसकी कितनी आई, 2 आ गई। ऐसे ही ये आपकी एक मैट्रिक्स है, एक रो है इसकी और 3 कॉलम है, 1/3 की मैट्रिक्स है। इसका मेरे को रैंक ऑफ मैट्रिक्स चाहिए, तो सीधे सीधे आप निकाल लोगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, देखने मात्र से ही आप निकाल लोगे कितनी हो जाएगी, 1। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें एक रो है, वो भी कैसी दे रखी है, नॉन जीरो दे रखी है। यदि यहां पर भी जीरो होता तो फिर इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स जीरो हो जाती, क्योंकि इसमें अकेली रो दे रखी है और वो भी कैसी है, नॉन जीरो है, ठीक है। यहां पे देखिएगा, इसका देखो इसमें कितनी है, इसमें भी 3 रो दे रखी है और तीनों की तीनों कैसी दे रखी है, नॉन जीरो दे रखी है। तो इसकी रैंक कितनी होगी, इसकी रैंक होगी कितनी, 1 2 3, तीनों की तीनों। यदि इसमें कोई भी ये जीरो हो जाता तब आपकी 2 हो जाती, लेकिन यहाँ पे अब 3 है। आप ये देखिएगा इसमें कितनी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इसमें भी आपकी 2 हो जाएगी। इसमें कितनी है देखिएगा, इसमें भी 1 2 3, इसमें 3 है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी, 0 हो जाएगी। लेकिन इतना आसान नहीं, हालांकि ये सभी सही है, लेकिन ये सभी की सभी मैट्रिक्स मैंने एक पैटर्न में लिख रखी हैं। सभी का पैटर्न आप देख पा रहे होंगे। तो पहला एलिमेंट 1 है, फिर ये 0, फिर 2 0, इस तरीके से, मतलब ये एक इक्लन फॉर्म में लिखी हुई है। कौन सी, इक्लन फॉर्म। इक्लन फॉर्म, ये इक्लन फॉर्म क्या होती है भाई, ये एक इक्लन फॉर्म में लिखी हुई है। सारी मैट्रिक्स ये इक्लन फॉर्म में बनी हुई है। और इक्लन फॉर्म में एक विशेष प्रकार का रूप होता है मैट्रिक्स का, जिसमें कोई भी मैट्रिक्स यदि इक्लन फॉर्म में लिखी हुई है तब आप उस मैट्रिक्स में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होंगी वही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। लेकिन रैंक ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा तो कुछ और होती है। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए ये पूरा चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से देखना पड़ेगा। यदि इतना ही आसान होता तो ये 7.5 से लेकर 15 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से नहीं आता। इसको इस रूप में बनाना पड़ता है, इस रूप में बनाना पड़ता है, और वो बनाने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बेसिक कॉन्सेप्ट से पूरा सिखाऊंगा आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से आप फाइंड करते हैं। आप ऐसे रूप बना के और कैसे चुटकियों में आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताओगे, इस वीडियो को देखने के मात्र से आपको। पहले सीखते हैं हम माइनर्स क्या होते हैं, क्योंकि माइनर्स के बिना आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा को समझ नहीं पाओगे। पहले माइनर्स सीखते हैं। माइनर्स क्या है कि लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn। कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर mn है, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स, इस ए मैट्रिक्स के प्रत्येक स्क्वायर सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए।
मतलब इस सब मैट्रिक्स समझते जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कोई मैट्रिक्स है तो इसका कोई भी एक छोटा सा मैट्रिक्स ले लूं, जैसे कि मैं ये मैट्रिक्स है, इसका एक मैट्रिक्स में ऐसा बना दूं जिसका नाम दे दूं 1 2 4 5, ये एक मैट्रिक्स बन गया। अब इस मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल दूं, डिटर्मिनेंट का मतलब ऐसे बोले तो 1 की मल्टीप्लाई 5 में करूंगा 5 माइनस 4 दूनी 8, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 3। दिस इज कॉल्ड माइनस, दिस इज कॉल्ड माइनस। तो माइनस क्या है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कोई भी मैट्रिक्स है तो उसके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, उनका डिटर्मिनेंट आपका क्या कहलाएगा, माइनस कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको पूरा पढ़ दूं। द डिटर्मिनेंट ऑफ एवरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज कॉल्ड ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए, या सीधे सीधे माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इफ द ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए इज द आर इंटू आर। भाई स्क्वायर मैट्रिक्स को तो ऐसे ही लिखते हैं जैसे 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 3 4 5, तो इसको 2x2 लिखेंगे, तो आर इंटू आर। कोई भी स्क्वायर सब मैट्रिक्स का ऑर्डर आर इंटू आर है, देन इट इज डिनोटेड बाई आर माइनर्स, यानी कि इस माइनर्स को हम आर माइनर से रिप्रेजेंट करेंगे ऑफ मैट्रिक्स ए। जैसे एग्जांपल से आपको समझ में आएगा, एक मेरे पास में एग्जांपल है, ये कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 2 4 6, ये दे रखा है। इसके जितने भी मैट्रिक्स, क्योंकि ये कितना ऑर्डर कितना है इसका 1 2 2 तो रो है और इसके 3 कॉलम है, ये 2x3 का मैट्रिक्स है। तो इससे स्क्वायर मैट्रिक्स कितने बन सकते हैं, 2x2 के बन सकते हैं, क्योंकि भाई 3 3 के तो बनेंगे नहीं, 2 2 के बन सकते हैं। 2 2 के कैसे, एक इन दोनों को ले लेंगे तो 2x2 का एक मैट्रिक्स बना दिया। ऐसे ही अब इन दोनों को ले सकते हो, आप इन दोनों को ले सकते हो, तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। एक इस रो को और इसको ले सकते हो कॉलम को, तो ये आपका डिटर्मिनेंट बना नहीं बना, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये बन गया। तो यही आपका क्या कहलाएंगे, माइनर्स कहलाएंगे। ठीक है, और ये माइनर्स सभी कितने हैं, 2x2 के माइनर्स हैं, सभी 2x2 के माइनर्स हैं, इसीलिए ये क्या है, ऑल द 2 माइनर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ये 2 माइनर्स का मतलब ये मत सोचना कि 2 माइनर्स निकलेंगे, 2 माइनर्स नहीं, उसका ऑर्डर 2x2 होगा। ठीक है, 2x2 ऑर्डर के सभी माइनर्स लिखे हुए हैं, ये ऑल द 2x2 मैट्रिक्स का मतलब 2 माइनर्स का मतलब है 2x2 के सभी माइनर्स। तो 2x2 का माइनस, 2x2 का माइनस, 2x2 का माइनस। ऐसे ये आपका मैट्रिक्स है 1 2 3 4, तो ये है 4x4, ये 4x4 का मैट्रिक्स है। अब इसके ऑल द 3 माइनर्स, 3 माइनर्स का मतलब 3 माइनर्स नहीं निकलेंगे, 3x3 के जितने भी माइनर्स है वो 3x3 के कैसे, 1 2 3, जैसे ये पूरा ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, 3x3 का बन गया। तो ये 3x3 का माइनस बन गया। एक ये वाला ले लिया, ये तीनों ले लिए नीचे से, ये 3x3 का बन गया। ऊपर से हमने एक लिया, ये लिया और ये लिया और ये ले लिया, 3x3 के माइनस बन गए। या ऊपर से एक लिया, ये दोनों ले लिए साथ में, या ये 5 और 6 ले लिए, ये 4 6 ले लिए, ये दोनों ले लिए, ऊपर से एक ले लिया। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, 3 माइनर्स कहलाएंगे, क्योंकि 3 माइनर्स का मतलब यह है कि 3x3 के सभी माइनर्स यहां पर उपस्थित हैं। ठीक है, इनका जब डिटर्मिनेंट निकाल देंगे तो वो वैल्यू आपकी माइनर्स कहलाएगी। ठीक है, यही आपके माइनर्स हैं, इसको हल कर देंगे तो 1 चौके 4 माइनस 2 दूनी 4, तो ये माइनस की वैल्यू 0, ये कितना हो जाएगा, 2 छिक्के 12 और 4 तिया 12, ये माइनस 0, 6 एकन 6 माइनस 2 तिया 6, ये भी आपका 0 माइनस 0, यानी कि ये सभी इसमें 0 माइनर्स उपस्थित हैं, सभी इसमें 0 माइनर्स हैं। ऐसे इसमें जितना सॉल्व करोगे उतना आपको पता चल जाएगा। ठीक है, माइनस समझ में आया। अब चलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को समझते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को बहुत ही प्यारी और सबसे सरल भाषा में समझेंगे, एक ही बार में याद हो जाएगा। देखिएगा,
रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है आपका वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है आपका बीएससी के एग्जाम ऑफ व्यू से, या आपका बीटेक कर रहे हो यानी कोई भी हायर एजुकेशन पढ़ रहे हो आप, और उसमें आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर है, तो इसमें से 100% डेफिनेटली आपका 7.5 नंबर से लेकर 15 नंबर तक का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको दिमाग में रख लीजिएगा। रैंक ऑफ मैट्रिक्स को सबसे सरल भाषा में समझाऊंगा, ऐसी परिभाषा जो जिंदगी भर याद रहेगी आपको। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है भाई, देखिएगा हम यहां से समझाएं आपको। लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n, माना कि ए कोई भी मैट्रिक्स है mn ऑर्डर की। हमने मान लिया हमारे पास, सपोज दैट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर mn, यानी कि कोई भी एक ऐसी मैट्रिक्स है जो कि mn ऑर्डर की है। ओके, कोई दिक्कत, यहां तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, देन ए नॉन जीरो नंबर ऑफ r, देन ए नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो का मतलब 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है, नॉन जीरो नंबर हो सकता है। इज सेड टू बी रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, कोई भी नॉन जीरो नंबर r रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी इस वाली मैट्रिक्स, यानी ये जो हमने मानी है इस वाली मैट्रिक्स की रैंक कहलाएगा इफ, यदि इट सेटिस्फाइड द 2 फॉलोइंग कंडीशंस या 2 प्रॉपर्टीज। मतलब ये कि ये वाला जो नंबर है r स्मॉल r, कोई भी नॉन जीरो नंबर 1 2 3 4 कोई भी नॉन जीरो नंबर आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा यदि वो 2 कंडीशन फुलफिल करता हो, 2 कंडीशन सेटिस्फाइड करता हो। कौन सी 2 कंडीशन? नंबर 1 कंडीशन है देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट 1 माइनर ऑफ ए ऑर्डर r, कम से कम इस मैट्रिक्स में कोई भी एक r ऑर्डर का माइनर होना चाहिए। कम से कम एक, ज्यादा कितने भी चलेंगे लेकिन कम से कम एटलीस्ट 1 तो इसमें एग्जिस्ट ही करना चाहिए, होना ही चाहिए। यानी कि r ऑर्डर का इस मैट्रिक्स में एक r ऑर्डर का कोई भी माइनर होना चाहिए। माइनर का मतलब यहां पे जैसे कोई भी एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, तो एक माइनर ये बन गया, यानी कि ये माइनर बन गया 1 2 5 6, ये एक माइनर बन गया आपका। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 हो जाएगा, तो ये आपका माइनर कहलाएगा r, यानी 2 ऑर्डर का r कहलाएगा, 2 ऑर्डर का माइनर कहलाएगा। बात समझ में आ रही है बात की? ठीक है, तो एटलीस्ट इसमें कम से कम एक ऐसा माइनर होना चाहिए जिसका ऑर्डर r हो और विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो कि 0 के इक्वल ना हो। 0 के इक्वल ना हो इसका मतलब क्या है? जब हम इसको सिद्ध करेंगे, हल करेंगे, तो 1 छिक्के 6 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5 दूनी 10, तो 6 में से 10 जाएंगे तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। विच नॉट इज इक्वल टू 0, इस टाइप का एक माइनर इसमें जरूर उपस्थित होना चाहिए, जिसका जो माइनर है वो कैसा होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। बात को समझ में आई ना? आई आपको? ये आपका माइनर है, जैसे कि हमने M11 बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आपका नाम है XYZ कुछ भी है यहाँ पर, तो ये आपका माइनर कहलाएगा। और इसको हल करके जो वैल्यू है ये आपकी माइनर वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। एटलीस्ट एक माइनर इसमें r ऑर्डर का होना चाहिए इस मैट्रिक्स में, और वो उसकी वैल्यू आपकी 0 ना हो, 0 के बराबर ना हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन है एवरी हायर ऑर्डर माइनर ऑफ आर ए, यानी कि इस ए मैट्रिक्स का हायर ऑर्डर मैट्रिक्स या हायर ऑर्डर माइनर ऑफ ए इज ऑलवेज 0, यानी कि ये जो हमने माइनर लिया है आर ऑर्डर का, इससे हायर ऑर्डर का जो माइनर है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। यानी कि आर ऑर्डर का मैट्रिक्स 0 के बराबर ना हो, और आर से जितने भी ऊपर के मैट्रिक्स में माइनर्स उपस्थित हैं वो सभी माइनर्स 0 के इक्वल होने चाहिए, 0 के इक्वल होने चाहिए। तो ये कंडीशन है, ये 2 कंडीशन आप यदि फुलफिल करती है कोई भी मैट्रिक्स, तो हम
उस आर नंबर को, यानी ये जो आर ऑर्डर जो बोला है शुरुआत में, जो नॉट इक्वल टू 0 जो बैठा था, वही आपका क्या कहलाएगा, नंबर रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। तो दिस इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, यानी रैंक ऑफ ए, यानी मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय रो ए। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ गई आपको? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बेसिकली क्या है, इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज द ऑर्डर ऑफ एनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ ए नॉन जीरो माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब यह है कि हम किसी भी मैट्रिक्स में यदि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो इसका मतलब यह है हम उसके अंदर हाईएस्ट ऑर्डर आपको बता के देंगे कि उसमें इतने माइनर्स उपस्थित हैं जो कि नॉन जीरो हैं, यानी कि नॉन जीरो माइनर्स की संख्या हम बताते हैं, यानी कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ नॉन जीरो माइनर्स, यानी कि हम उस ऑर्डर को बताते हैं, उस अधिक से अधिक ऑर्डर को बताते हैं कि वो उसमें नॉन जीरो माइनर्स उपस्थित हैं। ठीक है, या हम दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं, कुल मिलाकर नॉन जीरो रो की संख्या बताते हैं। ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब बेसिकली हम क्या बताते हैं, इसका मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स में ऑपरेशन लगा दो, जितने भी चाहे उतने ऑपरेशन लगा दो, उसके बाद में आप ये बताओ कि इसमें कितनी नॉन जीरो रो उपस्थित हैं। तो नॉन जीरो रो का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट जीरो ना हो। जैसे मैं आपको बता दूं, एक एग्जांपल लेकर बताऊं, जैसे कि एक मेरे पास में मैट्रिक्स है इस तरीके की 1 0 0 1 0 0 0 1। अब इसमें दुनिया के कोई भी कितने भी ऑपरेशंस लगाओ, कितने भी रो ऑपरेशंस लगाओ, अब इसमें आप इससे ज्यादा जीरो नहीं बना सकते। इस मैट्रिक्स में 1 2 3 4 5 6 जीरो आ रही हैं, अब इससे ज्यादा जीरो नहीं हो सकती। कितना भी ऑपरेशन लगा दो, आपके दिमाग में आ रहा होगा साहब इसमें मल्टीप्लाई कर दो, जीरो नहीं, जीरो की मल्टीप्लाई छोड़कर अब कोई भी दुनिया का ऑपरेशन लगाओ, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते इसको, इससे ज्यादा इसमें जीरो नहीं बना सकते। तो इसका मतलब या इसमें कितना है, एक रो है, रो 1, एक रो 2 है और ये रो 3 है। इनमें से कोई भी रो कंप्लीटली जीरो रो नहीं है, यानी कि इसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, ना इसमें सभी एलिमेंट जीरो, ना इसमें सभी एलिमेंट जीरो। इसलिए इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि इसमें 3 ऐसी रो उपस्थित हैं जिनको कभी जीरो नहीं कर सकते। तो बेसिकली इसका मतलब ये है रैंक ऑफ मैट्रिक्स का, ये चीज बताती है हमको कि ज्यादा से ज्यादा ऑपरेशन लगाकर इतनी किसी भी मैट्रिक्स में कितनी रो ऐसी बचेंगी जो कि जीरो नहीं हो सकती हैं, कभी भी जीरो नहीं हो सकती हैं। ऐसी रो की संख्या आपको बतानी है, उसी को बोलते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और इसको फाइंड करने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। एक आपका रो ऑपरेशन से हम करते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस करके निकालते हैं, एक नॉर्मल मेथड से निकालते हैं, एक डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कारगर मेथड होता है आपका इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म से हम निकालना सीखेंगे। अभी फिलहाल आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया, अब इससे ज्यादा तब समझ में आएगा जब आप इस मैट्रिक्स के कुछ सवाल करोगे, तब आपको समझ में आएगा। जल्दी से यहां तक पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब समझते हैं पहले इक्विवेलेंट फॉर्म, उसके बाद में हम यदि किसी भी मैट्रिक्स को इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर देते हैं और इक्विवेलेंट फॉर्म में आने के बाद उस मैट्रिक्स में जितनी भी नॉन जीरो रो बचती हैं, यानी कि ऐसी रो जिनमें सभी एलिमेंट जीरो ना हो, वो संख्या कितनी रो है ऐसी जो कि सभी एलिमेंट उनमें जीरो नहीं है, तो वो रो की संख्या आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। उसको फाइंड करने के लिए हमारी पहले इक्विवेलेंट फॉर्म बननी चाहिए। इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या है देखिएगा, इक्विवेलेंट फॉर्म होती है ए मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी इन इक्विवेलेंट फॉर्म। कोई भी मैट्रिक्स आपके इक्विवेलेंट फॉर्म में कहलाएगी इफ यदि लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी यूनिटी या 1। लीडिंग एलिमेंट यानी कि जो मैच खेलते हो, मैच में एक प्लेयर ऐसा होता है जो पूरी टीम को लीड करता है। इसी तरीके से प्रत्येक रो में एक एलिमेंट ऐसा होता है जो
उस रो को लीड करता है। तो लीड का यानी मुख्य जो मेन एलिमेंट जो होता है, लीड करने वाला जो एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। जैसे एक रो ये है, देखिएगा 1 2 3 4, तो इसका लीडिंग एलिमेंट तो ये है। यदि एक दूसरी रो है 0 3 4 5 6 ये, तो इसमें लीडिंग एलिमेंट कौन सा है? ये नहीं है लीडिंग एलिमेंट। मतलब ये सोचो कि हर समय पहला ही एलिमेंट लीडिंग एलिमेंट कहलाएगा, नहीं। जो नन जीरो एलिमेंट, पहला नन जीरो एलिमेंट आपका लीडिंग एलिमेंट कहलाता है। तो यहां पर ये आपका लीडिंग एलिमेंट कहलाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? ये आपका लीडिंग एलिमेंट है और इसमें कौन सा है? ये आपका लीडिंग एलिमेंट है। तो यहां पर तो लीडिंग एलिमेंट 1 है, लेकिन यहां पर 1 नहीं है। बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि प्रत्येक ईच रो मस्ट बी यूनिटी, यानी लीडिंग एलिमेंट ऑफ ईच रो मस्ट बी यूनिटी, यानी 1 होना चाहिए। प्रत्येक रो का लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए। पहली कंडीशन तो यह है। दूसरी कंडीशन, इफ एनी रो, एनी जीरो रो इज प्रेजेंट, यदि मैट्रिक्स में कोई जीरो रो प्रेजेंट है। जीरो रो का मतलब कोई ऐसी रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो है, कोई ऐसी रो प्रेजेंट है मैट्रिक्स में, तो वो इट मस्ट बी एट द लास्ट रो, वो लास्ट रो होनी चाहिए। यदि किसी मैट्रिक्स में कोई जीरो रो प्रेजेंट है तो वो लास्ट में होनी चाहिए, यदि सबसे नीचे होनी चाहिए। ठीक है। अब इन ईच रो, प्रत्येक रो में द नंबर ऑफ जीरोज, जीरो की संख्या मस्ट बी मोर देन द प्रीवियस रो। पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। जैसे कि कोई भी एक रो है यहां पर, फिर ये दूसरी रो है, फिर ये तीसरी रो है, किसी मैट्रिक्स में इस तरीके से होंगी। तो इसका मतलब यह है यदि यहां पर एक जीरो है तो इस रो में 2 जीरो ही होनी चाहिए, 2 से अधिक होनी चाहिए लेकिन कम ना होनी चाहिए। अब दूसरी रो में आपके 2 जीरो है तो तीसरी रो में 2 से अधिक जीरो ही होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उससे कम हो। बात समझ में आई, नहीं आई? यानी कि ईच रो द नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी मोर देन द प्रीवियस रो, यानी प्रत्येक रो में अपनी पहली रो से, यानी प्रीवियस, अपने से पहले वाली, प्रीवियस वाली रो से जीरो की संख्या मोर देन होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर एक रो है, यहां पर एक जीरो, यहां पर 2 है, तो इसमें आपकी 3 या 3 से अधिक ही होनी चाहिए, तभी इससे ज्यादा हो जाएगी। अब ये इसमें 4 है तो चौथी रो में आपका 4 से अधिक जीरो होनी चाहिए। बात समझ में आई? यदि ये 3 कंडीशन कोई भी मैट्रिक्स फुलफिल करती है तो हम बोलेंगे कि वो आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में दी हुई है। ठीक है, इक्विवेलेंट फॉर्म में दी हुई है। और भी बहुत सारी इक्विवेलेंट फॉर्म में आगे समझोगे कि कोई भी यदि इस तरीके की मैट्रिक्स है, देखिएगा इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे कि ये है आपका 1 0 0, यहां पर 0 1 0 और 0 0 1, ये इस तरीके की बन गई। तो यहां से दिखाई दे रहा है, देखिए पहला एलिमेंट 0, यहां पर ये। तो अब यहां से देखिएगा ये आपके डायगोनली में एलिमेंट है, यानी कि विकर्ण वाले डायगोनल एलिमेंट, ये 1 1 है। अब इससे नीचे आपका क्या बन रहा है, यहां पर देखोगे तो आपका एक ट्रायंगल टाइप का बन रहा है। तो ये आपका नीचे यदि ट्रायंगल है तो ये आपकी कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट 2 3 4 इस तरीके से। तो लोअर में आपका 0 बन रहा है तो हम बोलेंगे इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जो मैंने सिखाए थे। तो मोस्टली इक्विवेलेंट फॉर्म में आपकी क्या होना चाहिए, लोअर टर्म में, यानी कि डायगोनल से लोअर टर्म में जितने भी एलिमेंट हैं वो 0 होने चाहिए। क्या? इक्विवेलेंट फॉर्म के लिए किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट, सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, यानी कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये आगे आप सीखोगे, अभी फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, ये 3 कंडीशन आप फुलफिल कर लीजिएगा, अपने आप आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म बन जाएगी। और इक्विवेलेंट फॉर्म जब आ जाएगी तो हम बोलेंगे उसी में हम मैट्रिक्स चुटकियों में, रैंक ऑफ मैट्रिक्स चुटकियों में निकाल देंगे। देखिए कैसे, पहले देखिए मेरे पास में 3 मैट्रिक्स ये लिखी हुई है, 1 2 3, इसमें पहले छांटते हैं क्या ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है। चलिएगा एक एक करके तीनों कंडीशन देखेंगे। ये रो है आपकी, ये आपकी पहली रो है, ये आपकी दूसरी रो है, ये आपकी तीसरी रो है और ये आपकी चौथी रो है। अब जरा इनको देखो ध्यान से। इस पहली रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, हमें लीडिंग एलिमेंट 1 चाहिए, यूनिट चाहिए, ठीक है।
दूसरी रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, बिल्कुल हैगा। तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट 1 है, नहीं है। तीसरी रो का लीडिंग एलिमेंट 2 है, लेकिन इसलिए ये आपकी पहली प्रॉपर्टी को ही फुलफिल नहीं कर रही है। जब पहली प्रॉपर्टी को ही सेटिस्फाई नहीं करेगी तो और प्रॉपर्टी देखने की जरूरत ही नहीं है, तो ये आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। आगे इसको देखते हैं। इसमें देखिए लीडिंग एलिमेंट ऐसा नहीं है कि आप इस पहले एलिमेंट को देखोगे, नहीं, इस रो का पहला नन जीरो एलिमेंट देखो। नन जीरो एलिमेंट ये है, जो कि ये आपका लीडिंग एलिमेंट कहलाएगा। एनई का मतलब लीडिंग एलिमेंट। ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है, ये आपकी रो 3 है। तो इस रो 1 में पहला लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसमें लीडिंग एलिमेंट 1 है, इसमें कोई भी एलिमेंट आपका लीडिंग एलिमेंट है ही नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है तो वो 1 होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन इसकी फुलफिल हो गई। इफ कोई भी जीरो रो है, इसमें देखिए R3 को देख लो, ये जीरो एलिमेंट है, तो यानी कि जीरो रो है। और ये जो जीरो रो है ये आपकी लास्ट में यानी कि नीचे इस लास्ट में पहली दूसरी तीसरी सबसे लास्ट में प्रेजेंट है। दूसरी कंडीशन को भी फुलफिल कर रहा है। तीसरी पहले में एक जीरो है, दूसरे में 2 जीरो है और तीसरे में और ज्यादा है। मतलब प्रत्येक ये वाली रो में जो जीरो की संख्या है वो प्रीवियस रो की जीरो की संख्या से अधिक। इसमें 1 थी, इसमें 2 है, इसमें 4 है, तो मतलब इस कंडीशन को भी ये फुलफिल कर रहा है। तो ये आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म में है। दिस रो कैसी है आपकी, ये जो आपकी मैट्रिक्स है, दिस मैट्रिक्स इज इन द इक्विवेलेंट फॉर्म। जब ये इक्विवेलेंट फॉर्म में है तो यहां पर देखो नन जीरो नंबर ऑफ नन जीरो रो। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर ऑफ नन जीरो रो की संख्या कितनी है, 2, 1 2। यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। यही हमारी रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स यही है। तो ये यदि मैं ए मान ले रहा हूं इसको, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इसकी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2 है ना। कितना सिंपल हो गया। बस आपको इक्विवेलेंट फॉर्म देखनी है और उसमें देख लो, इसमें एक ये जीरो कितने हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट है इसमें, पर जीरो मैट्रिक्स को छोड़ दो, इसमें ऐसी 2 रो प्रेजेंट है जो कि जीरो रो नहीं है, नन जीरो रो। तो कितनी ऐसी रो है जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, ना तो इसमें सभी एलिमेंट जीरो, ना इसमें सभी एलिमेंट जीरो, इसमें सभी एलिमेंट जीरो। इसको छोड़ दो, या कि 2 रो ऐसी बचती हैं, तो यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, इसको देख लो। इसमें पहला एलिमेंट ये है लीडिंग एलिमेंट, इसका देख लो ये जीरो रो है, लेकिन ये बीच में है, नीचे होना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये आपका इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है। बात समझ में आ रही होगी आपको बहुत ही अच्छे से। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। अब मैं आपको और बहुत सारे मैट्रिक्स ऐसे बताऊंगा जिसमें आप रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करोगे। तो नॉर्मली हम फॉर्मली क्या बोल सकते हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की एक और परिभाषा यहां से बन गई है। तो क्या है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की परिभाषा, देखिएगा मैं आपको यहां पर एक और परिभाषा आपको बता दूं सीधे सीधे शब्दों में। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द number of non-zero rows in echelon form। ये है आपकी, ठीक है, ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, बस ये। तो किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक है वो उसके नंबर ऑफ नन जीरो रोज के बराबर होती है इन इक्विवेलेंट फॉर्म। इक्विवेलेंट फॉर्म में कितनी नन जीरो रो है वही उस मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब आते हैं, देखिएगा एक एग्जांपल को लेकर समझते हैं इसकी रैंक ऑफ। यदि ये दे रखा है ए बराबर इतना है, फाइंड द रैंक ऑफ
मैट्रिक्स ए, ये क्वेश्चन है, वेयर ए बराबर इतना है तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स बताइए। अब आप देख पा रहे होंगे ये इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बन रही है। जब इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं बन रही है तो आप डायरेक्टली अब इसकी रैंक ऑफ आप देखें 1 2 3, तो नंबर ऑफ रो, नन जीरो रो की संख्या 3 है, यहाँ पे 3 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, इसमें इक्विवेलेंट फॉर्म बनानी है। तो उसके लिए आप पहले लिख लीजिएगा इस ए को ऐसे, ए इक्वलेंस टू इस तरह से लिख दिया 1 2 3 2 1 0 0 1 2। इक्विवेलेंट फॉर्म में क्या है कि पहला नन जीरो यानी लीडिंग एलिमेंट 1 होना चाहिए और उसके नीचे 0 0 0 होने चाहिए, सारे जीरो होने चाहिए। तो सारे जीरो करने हैं आपको। यहां पर आपको पहले सॉल्व करने का तरीका मैं यहां पे बता रहा हूं, ऐसे सॉल्यूशन में लिख लेना है। और आपको करना क्या है कि यहां पर ये जो एक है ना 1, इसके नीचे सभी जीरो आने चाहिए। और इसमें केवल और केवल हम रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, रो ऑपरेशन, और पहली रो का ही हम इस्तेमाल करके सारी चीजों को यहां पर ला देंगे। ये यहां पर है R2 को हमको ऐसे चेंज करना है कि R2 यहां पर 0 हो जाए। तो R2 0 कब हो जाएगा, इस R2 को ऐसे चेंज कर देंगे 2R1, यानी कि पहली रो में, यानी इस वाले में 1 में 2 की मल्टीप्लाई करके फिर इससे घटा दूंगा तो यहां पर 0 आ जाएगा। तो देख लीजिए कैसे आ जाएगा। तो A इक्विवेलेंस ए क्या हो जाएगा, देखिएगा A हो जाएगा। अब पहली बात तो पहले तो ये देखिए, हमको इस वाले में तो कोई चेंज नहीं करना है, ये पूरा का पूरा ज्यों का त्यों है, बस इसमें चेंज करना था। यहां पर ये 2 है, इस 2 में से R2 में से 2R1 घटाना है, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियसली 0 आएगा। अब इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे 4 हो जाएगा, और 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 6 हो जाएगा, 0 में से 6 जाएगा तो माइनस का 6 बचेगा। नीचे वाला ये जो का त्यों रहेगा, 0 1 2, ये जो का त्यों रहेगा। अब हमारे पास में यहां पर ये 0 आ चुका है। अब हमारे पास हमको क्या करना है, हमको यहां पर भी 0 लेकर आना है। यहां पर 0 लेकर आएंगे, लेकिन पहले हम यहां पर क्या करना है, यहां पर आपका यूनिट एलिमेंट 1 आना चाहिए। 1 के लिए हमको यहां पर क्या करना है, -3 का मैं इसमें डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है, -3 का मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, यानी कि R2 चेंज टू 1/-3, -3 का मैंने इसमें डिवाइड कर दिया R2, ऐसे चेंज कर दिया। यानी R2 में मैं किसी भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर सकता हूं 0 छोड़कर, तो ये रो ऑपरेशन कहलाता है। तो हम यहां पर क्या कर दिया, हम ये इससे इक्वल टू यहाँ पे 1 2 3, इसमें कोई चेंज नहीं करना है। इसमें यदि मैं -3 की भाग करूंगा तो ये 0 ही रहेगा, इसमें -3 का भाग करूंगा तो ये 1 हो जाएगा, इसमें -3 का भाग करूंगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये आपका 0 1 2 ये जो का त्यों रहेगा। हमने क्या बताया कि इक्विवेलेंट फॉर्म में ये बोला था, पहला लीडिंग एलिमेंट 0 आ गया, दूसरे में भी ये लीडिंग एलिमेंट 0 आ गया। तीसरी कंडीशन ये थी कि नीचे आपका 0 0 0 बनना चाहिए, या फिर ऊपर वाले से नीचे वाले रो में ज्यादा 0 होने चाहिए, अधिक। तो ऊपर वाले में 1 0 है तो नीचे कम से कम 2 होने चाहिए। 2 0 बनाएंगे तो हम उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि R3 में हम चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R2, R3 में से R2 को घटा देंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये किस तरह से चेंज हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा, देखिएगा ये 1 है, ये यहां पर 2 है, ये यहां पर 3 है। ओके ऑलराइट, ये यहां पर इसमें कोई चेंजेस नहीं करने थे हमको, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 1 में से 1 जाएगा ये 0 हो जाएगा, 2 में से 2 जाएंगे ये 0 हो जाएगा। दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्म। सो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू नंबर ऑफ नन जीरो रोज। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A को मैं रो A से प्रदर्शित करूंगा। इसमें नन जीरो रो कितनी है, ऐसी कितनी रो है जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, एक तो ये रो है, एक ये रो है, 2 है, 2 इज द
रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो दिस मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से हमको क्या करना होता है, जैसे मैंने शुरुआत में बताई थी, शुरुआत में मैंने इस टाइप की मैट्रिक्स लिख रखी थी। तो आपको क्या करना है, ऐसी मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ये अभी अभी मैंने आपको सिखाया था। आपको इचेलन फॉर्म की कंडीशन आपको बता दें, रैंक ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन आपको बता दें, ये सारा कुछ बताया है आपको। अब अगला वीडियो हम बताएंगे कल। तो कल की वीडियो जो अगला इसकी जो वीडियो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स की, उसमें आप सारा कुछ सीख जाओगे एक ही बार में, और बहुत ही अच्छे से रैंक ऑफ मैट्रिक्स 2x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5 सभी मैट्रिक्स की रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना बताऊंगा बहुत ही सिंपल और सबसे साधारण तरीके से। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।